देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज। और आज मैं जनता की आवाज में आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आदिवासी इतिहास को लेकर, आदिवासियों को जागरूक करने को लेकर इंडिया के विभिन्न जगहों पर आदिवासी समाज के बीच जाते हैं, आदिवासी संगठन के बीच जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं संगठित करने का प्रयास करते हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम ज्योति लकड़ा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और साहित्यिक लेखन का भी काम करती हूँ। लेखन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी साहित्य का सृजन करते हैं तो वो किसी दबाव में नहीं होता है, बल्कि जिन परिस्थितियों को हम देखते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, हम उसको सामने लाना चाहते हैं। तो यही कारण है कि मैं कहानी और कविता के माध्यम से चीज़ों को बाहर लाती हूँ। चलिए, आपसे मेरा एक सवाल होगा कि आप जैसे हर संगठन के पास आदिवासी, खासकर बेसिकली जहाँ संगठन है, इंडिया के कोने कोने में आप जाते हैं और आदिवासियों के विषय में बहुत सारी जानकारी आपके पास है। तो मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये आदिवासी दर्शन क्या है? आदिवासी दर्शन का क्या मतलब है? इसका आदिवासी दर्शन है क्या? अ, वास्तव में जो आदिवासी जिसको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन वो अवधारणा है जिसको कि हम जीवन में जीते हैं और वो जो जीवन है, जो मूल्य बोध है, वो और लोगों के लिए भी स्वीकार्य हो। तो आदिवासी जो जीवन दर्शन है या आदिवासी जीवन जो जो उनका मूल्य है, वो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो स्वीकार्य है। जहाँ पर कि हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सह अस्तित्व का जीवन हम जीते हैं, सहभागिता का हमारा जीवन है। तो ऐसा जीवन मूल्य दूसरे समुदायों में नहीं है, तथाकथित सभ्य समाज में भी ये जीवन मूल्य देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पूरी दुनिया अभी आदिवासी दर्शन की ओर लौट रही है और जो बड़े वैज्ञानिक हैं या जो दार्शनिक हैं, वो ये मानते हैं कि अगर धरती को बचाया जा सकता है तो इसी जीवन दर्शन के माध्यम से बचाया जा सकता है। और ये जो आदिवासी जीवन मूल्य है, उनका जो जीवन जीने का जरिया है, वो बहुत कठिन है और ये जीवन जीना सरल नहीं है। महात्मा गांधी जब छोटानागपुर आए थे, उन्होंने देखा कि कैसे टाना आंदोलन के लोग अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। बिरसा बाबा कैसे अपने यहाँ अंग्रेजों से कैसे वो लोहा ले रहे हैं, कैसे अपने यहाँ की जो कुरीतियां थी वो कैसे उनको दूर कर रहे हैं। मुंडाओं में आपको पता है कि वहाँ पे बहु विवाह प्रथा था और बहुत सारी कुरीतियां थी। उन सभी कुरीतियों को उन्होंने कैसे ठीक किया और संगठन को आगे किया और अंग्रेजों से उन्होंने कैसे लोहा लिया। ये इसलिए हो सका कि हमारा जो जीवन मूल्य है, हम संगठनात्मक रूप से जीते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता है, साझेदारी है, भाईचारा है। तो इन सारे मूल्यों की वजह से हमने अंग्रेजों से लोहा लिया। जैसे आपने कहा कि अंग्रेजों से लोहा लिया, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी ये उद्देश्य रहा था। वो जानते थे कि आदिवासी मेहनती होता है, आदिवासी ईमानदार होता है, आदिवासी खुद से रोजगार भी कर सकता है। उनको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जो उपाय रचे थे वो क्या थे, और उस पर चर्चा करेंगे क्या? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया अजय जी। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने पहला रिसर्च किया था कि यहाँ पर क्या विविधता है, यहाँ की पारिस्थितिकी कैसी है, कौन सी चिड़िया है, कौन सी तितली है, कौन से जानवर है, किन किन समुदाय के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, हर चीज के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने पाया कि यहाँ के जो आदिवासी हैं संगठनात्मक हैं, आर्थिक रूप से सशक्त है, उनके पास अपना इंस्टीट्यूशन है और उनको कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। और तब उन्होंने आपको पता है कि लोग एक मिथक मान्यता गढ़ते हैं और उनके बारे में जब आप किसी चीज को बार बार कहेंगे कि आदिवासी कोल है, भूरंग है, उनको रहना नहीं आता है और उनके जो इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद कराया गया, पहला बात। और जो आदिवासी शिक्षा व्यवस्था थी उनको बंद कराने के बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की। उनकी जो भाषा थी, उनकी संस्कृति थी, उनको खराब बोला गया, जंगली, असभ्य, इस तरीके से बोला गया। और ये इतना बार दोहराया गया कि तब लोगों ने सोचा कि पता नहीं शायद ये जो कोट पैंट पहनने वाले लोग हैं शायद वो सही कह रहे होंगे। और कुछ हम में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनके प्रभाव में भी आए। तो ये जो मानसिक गुलामी जब हम करने लगते हैं
तब हम दूसरी संस्कृति या दूसरी सभ्यताओं की जो चीजें हैं हम उनकी ओर जाते हैं और अपनी चीजों को छोड़ने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो खाने पीने की चीजें थी, जो समृद्ध परंपरा थी, क्योंकि जब हम जंगल जाते हैं तो जंगल से हम कभी खाली हाथ लौटते नहीं है, तो सबसे पहले उन्होंने जंगल पर कब्जा किया, है ना। आज भी हमारी महिलाएं इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि वो जंगल जाती हैं और जंगल से उनके पास आय का 50% स्रोत अभी आदिवासियों के पास है। तो उन्होंने सबसे पहले जंगल पर कब्जा किया, सेंचुरी के रूप में कब्जा किया, रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कब्जा किया, और भी अलग अलग तरीकों से उन्होंने जंगल पर कब्जा किया। और जंगल से भारत सरकार को ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों को जंगल से बहुत ही फायदा है, क्योंकि मानव का जब विकास हुआ तो वो जंगल से ही अपना आजीविका और बाकी चीजें वो उनसे प्राप्त करता था। एक चीज़ अंत में और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप आदिवासी कहने से ही पता चलता है कि आदिकाल से, आदि कई सालों से वो इस धरती पर रह रहा है, इसलिए उसको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी की उत्पत्ति का कहाँ कहाँ कोई साक्ष्य आपने कोई है ऐसा कोई साक्ष्य जो आपने जी, बताया? भारत में जो रिसर्च है उसमें आप देखेंगे जो भीमबेटका है, वहाँ पे जो भित्ति चित्र है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इसको 2003 में शामिल किया गया है, और उसका जो कार्बन डेटिंग है वो 30,000 से 35,000 वर्ष पुराना है। मतलब कि उसके पहले से हमारे लोग वहां पर थे। और ये जो भीमबेटका है वो छत्तीसगढ़ के रातासिली का जो जंगल है वहां पर है, और छत्तीसगढ़ जो है वो झारखंड का ही विस्तार है। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारा जो झारखंड है, जिस धरती पर हम हैं, वो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय ही इस भूखंड का भी निर्माण हुआ, और यहाँ पर जितने भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो तब से पाए जाते हैं। तो हम जो है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, हम तब से हैं। और आपको पता है कि ये वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो गया है कि जब प्लेट टेक्टोनिक हुआ था तब अफ्रीका और अलग अलग भूखंड में हम अलग अलग जगहों पर गए। तो लोगों का मानना है कि लोगों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, तो लोग कहते हैं कि अफ्रीका से हम यहाँ आए, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि अफ्रीका और बाकी जो महादेश है एक दूसरे के साथ गुथे हुए थे। तो आप देखेंगे गुजरात, जहाँ पे कि हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो सिंध का जो प्रांत है और अफ्रीका का जो, वो आप अगर पजल वहां पर अगर आप सेट करेंगे तो वो एक ही जगह पे आएगा। तो कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो गया है कि अगर अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई है तो इसका मतलब अफ्रीका और भारत एक ही भाग था। चलिए, आदिवासी दर्शन, आदिवासी इतिहास और आदिवासी की उत्पत्ति पे ये इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में आदिवासी के इतिहास, दर्शन से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार।